क्या देखें और क्यों देखें, क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें। क्या आप किसी किताब का सिर्फ कवर देखकर ही उसे खरीदने का फैसला करते हैं? मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर का जवाब होगा नहीं। तो अगर किताबों के साथ ऐसा है तो यूट्यूब चैनलों के साथ क्यों ऐसा नहीं होगा? क्या आप सिर्फ आकर्षक या अश्लील थंबनेल देखकर ही किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसे देखते हैं? क्यों आखिर? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद आप कम से कम यह जरूर तय कर पाएंगे कि किसे छोड़ना है, किसे सब्सक्राइब करना है, किस चैनल को देखना है और अपना बहुमूल्य समय कैसे बचाना है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर मणि तिवारी है। आप में से कई लोग मुझे नाम से जानते होंगे और कुछ लोग चेहरे से भी पहचानते होंगे। देश में खासकर कोरोना काल के दौरान लाखों नए यूट्यूब चैनल सामने आ गए हैं। इस दौर में देश का हर तीसरा चौथा व्यक्ति यूट्यूब चैनल खोलता रहा है। इसकी एक वजह यह है कि इसे खोलना बेहद आसान है और इसमें कोई खर्च नहीं है। इसके साथ ही सबको लगता है कि शायद चैनल खोलकर कुछ भी डालते रहें, जल्दी ही छप्पर फाड़ कर पैसों की बरसात होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर कई बार हम मित्रों और परिजनों के कहने पर कुछ ऐसे चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं जिनकी सामग्री देखकर बाद में सिर के बाल नोचने का जी चाहता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ऐसे ज़्यादातर चैनलों की भाषा, कंटेंट, व्याकरण, वाक्य विन्यास, इन तमाम गलतियों को देखकर कभी कभी मैं भी सिर पकड़कर बैठ जाता हूं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे चैनलों के सब्सक्राइबरों की तादाद हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। मिसाल के तौर पर अभी भोजपुरी के एक हीरोइन थी, उनका एक अंतरंग पलों का वीडियो वायरल हो गया था। उसे लाखों लोगों ने देखा है, कई चैनलों पर उसे दिखाया गया और यह कहें कि बिहार के ज़्यादातर यूट्यूबरों ने उसे अपने चैनल पर दिखाया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा सवाल है कि यह कैसे तय करें कि किस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना है और किसे नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे चैनलों को देखकर हमारी युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? वही गलत भाषा, गलत व्याकरण, गलत वाक्य विन्यास। आगे बढ़ने से पहले दो शब्द अपने बारे में बताना चाहता हूँ। यह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा लग सकता है, लेकिन वीडियो में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे पहले अपने बारे में बताना जरूरी है। मैंने करीब 35 वर्षों तक पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 3 अलग अलग अखबारों में काम किया है। 80 के दशक में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी से निकलने वाले अकेले हिंदी अखबार जनपद समाचार से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। उस समय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गोरखालैंड आंदोलन का जोर था, सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में। उसकी मैंने व्यापक रिपोर्टिंग की। उसके बाद दशक के आखिरी वर्षों में गुवाहाटी से जीएल प्रकाशन की ओर से पूर्वोत्तर के पहले हिंदी अखबार पूर्वांचल प्रहरी का प्रकाशन होना था। मैं उसकी शुरुआती टीम में था और वहाँ करीब 3 साल काम करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस समूह ने जब जनसत्ता के कोलकाता संस्करण की योजना बनाई तो मुझे बुलावा मिला ज्वाइन करने का और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया और सिलीगुड़ी में पहली पोस्टिंग मिली। और मैं आपको बताऊं, गुवाहाटी में पूर्वांचल प्रहरी में काम करने के दौरान दूसरे अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की छूट थी। मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और हिंदुस्तान, जनसत्ता, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग समेत देश भर की तमाम छोटी बड़ी पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में राजनीति, समाज, संस्कृति और उग्रवाद पर सैकड़ों लेख और रिपोर्ट्स लिखी। उसके बाद मैं आ गया जनसत्ता में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलकत्ता संस्करण, सिलीगुड़ी, उसके बाद 3 साल गुवाहाटी और करीब 2000 से 2019 तक यानी 19 साल तक कोलकाता। इस दौरान पूर्वोत्तर भारत के अलावा नेपाल, भूटान, उत्तर बंगाल और तमाम पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद, राजनीति, समाज, संस्कृति और जनजातियों के बारे में बहुत ज़्यादा रिपोर्टें लिखी, हजारों की तादाद में रिपोर्ट्स लिखी। और इस दौरान नाथुला सीमा का दौरा किया, चीनी सीमा पर जो भारतीय इलाका है सिक्किम में, जबकि वो आम लोगों के लिए तब खोला नहीं गया था।
हालात प्रतिकूल होने की वजह से अक्टूबर 2019 में जनसत्ता की नौकरी से मैंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीबीसी हिंदी के अलावा दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान और प्रभात खबर समेत विभिन्न अखबारों और ऑनलाइन पोर्टलों के लिए नियमित रिपोर्ट और संपादकीय पेज के लिए अग्रलेखों का लेखन यह मैंने जारी रखा हुआ है। उनमें से कुछ की कतरनें आप यहाँ देख सकते हैं। इस दौरान मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकी रेडियो संस्था FSRN, ऑस्ट्रेलियाई रेडियो SBS, जर्मन रेडियो डॉयचे वेले और तुर्की के इस्तांबुल से संचालित होने वाले टीवी चैनल TRT वर्ल्ड के लिए भी कोलकाता और पूर्वोत्तर पर कई रिपोर्ट्स की हैं। आप जानते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बुनियादी फ़र्क है कि छपा हुआ अखबार अगले दिन सुबह ही मिलता है, लेकिन ऑनलाइन या टीवी में आप फ़ौरन कोई खबर लिख, देख और पढ़ सकते हैं। लेकिन एक फ़र्क और है, वह यह कि अखबार में किसी गलती की स्थिति में उसे फ़ौरन सुधारना संभव नहीं है, जबकि टीवी चैनलों और ऑनलाइन में यह काम तुरंत फुरत किया जा सकता है। यही वजह है कि कोई भी रिपोर्ट या लेख अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में लिखने से पहले काफ़ी शोध की ज़रूरत होती है। लंबे समय तक अखबार में काम करने की वजह से मुझे भी शोध परक रिपोर्ट लिखने और तमाम तथ्यों की पुष्टि के बाद ही लिखने की आदत है। मेरे चैनल के वीडियो में भी आपको इसकी झलक मिलेगी। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मैं अपने चैनल के अलावा मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम, जनादेश और सत्य हिंदी जैसे चैनलों पर नियमित चर्चा में लगातार कहता रहा था कि बीजेपी चाहे जितना भी जोर लगा ले, पश्चिम बंगाल में ममता की वापसी तय है। मेरे पहले के वीडियो जिसके सबूत हैं। हालांकि इसके लिए मुझे सैकड़ों कड़वी टिप्पणियां भी सुनने को मिली, लेकिन मेरा आकलन ज़मीनी तथ्यों पर आधारित था, जो नतीजों के दिन सही साबित हुआ। अब यह सवाल उठ सकता है आपके मन में कि जब मैंने बीते साल अक्टूबर में ही अपना चैनल शुरू किया था, तो अब यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। दरअसल मैंने सोचा कि अपने बारे में भी थोड़ा बताना ज़रूरी है, ताकि मेरी खबरों, मेरी रिपोर्ट्स की प्रामाणिकता पर संदेह की गुंजाइश नहीं रहे। मैंने चूँकि हमेशा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में ही काम किया है, इसलिए मेरे चैनल पर आपको ऐसी खबरें भी मिलेगी जो कथित मुख्यधारा की मीडिया में आपको देखने पढ़ने को नहीं मिलती हैं। फिलहाल ऐसे सैकड़ों पत्रकार अपना YouTube चैनल चला रहे हैं जो लंबे अरसे तक टीवी चैनलों में रह चुके हैं। उनकी अपनी अलग पहचान है, लेकिन प्रिंट में काम करने की वजह से मेरा मामला कुछ अलग है। जिस तरह आप कोई भी किताब सिर्फ आकर्षक कवर नहीं, बल्कि उसके लेखक का नाम और विषय वस्तु देखकर खरीदते हैं, वही पैमाना YouTube चैनलों के मामले में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि आपका समय बेशकीमती है। आखिर में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी पहचान या परिचय से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वही फार्मूला अपनाएं जो मैंने आपको अभी बताया है। मेरे चैनल की सामग्री और भाषा देखने और दूसरे चैनलों से तुलना करने के बाद ही कोई राय बनाएं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक डिटर्जेंट का विज्ञापन आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक उसी तर्ज पर मैं अनुरोध करूंगा कि पहले देखें, और अगर मेरी रिपोर्ट्स आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनलों और उसके कंटेंट पर फिलहाल मेरा शोध चल रहा है। जल्दी ही उस बारे में कुछ और रिपोर्ट्स आपके सामने होगी। धन्यवाद, नमस्कार।